नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के वीकली न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास आज 4 आर्टिकल हैं। पहला फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड हमारा एक आर्टिकल रहेगा, जहाँ पर जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं या आपकी कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, उसका फॉरेस्ट कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनके अधिकारों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ के साथ दूसरा टॉपिक है हमारा प्लैनेट इन क्राइसिस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि रियो अर्थ समिट से 3 आपके मेजर कन्वेंशन निकल के आए थे। इसमें से एक के बारे में तो आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसी तरह से 2 और हैं आपके, यूनाइटेड नेशन सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड दूसरा है डेजर्टिफिकेशन के लिए। अब इनमें से ये जो बाकी 2 हैं, ये इतने फेमस नहीं हुए जितने कि आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो समिट है वो हुआ। अब इसके पीछे हम कारण जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों का बायोडाइवर्सिटी लॉस के ऊपर इतना ध्यान नहीं है जितना क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। देन थर्ड आर्टिकल वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल्स के बारे में हम जानेंगे, और कैसे साइंटिस्ट इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनके बारे में समझेंगे। लास्ट जो आर्टिकल है वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है रिगार्डिंग अ फिशिंग टेक्निक, हम उसके बारे में समझेंगे। हो सकता है यूपीएससी आपको इसके बारे में प्रॉब्लम्स में पूछ ले। अब देखिए, ये सभी टॉपिक तो आपके करंट अफेयर के रहते हैं, बट इनसे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेटर कैसे कर सके, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल की, दैट इज अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ। अब ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में मैंने अब से कुछ दिन पहले भी बात की थी। मान लीजिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो इस साइड यहां पर आपको पैसिफिक ओशन में ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलता है। अब ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कोरल का बना हुआ है। कोरल में 2 आपके जंतु होते हैं, यानी कि 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इन दोनों का नाम क्या है। एक का नाम पी से स्टार्ट होता है और एक का जेड से। कमेंट बॉक्स में जरूर से जल्दी से लिखिए आप। अब अगर बात करें इन कोरल्स की, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या आप ये कह सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में ही सरवाइव कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हाई हुआ, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस या उससे बियॉन्ड चला जाता है, वैसे तो 27 एंड बियॉन्ड है, अगर ज्यादा हाई हो जाता है टेम्परेचर सी सरफेस का, तो तब भी ये कोरल कहीं ना कहीं अपने आप मरने लगते हैं। इसके अलावा ओशन में एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो जाए, इससे भी इनकी डेथ हो जाती है, और इस प्रक्रिया को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। वैसे तो और बहुत से कारण हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अगर पानी की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर इंपैक्ट आ जाए, जैसे मान लीजिए ये एक वाटर बॉडी है और इसमें धूल मिट्टी ज्यादा आने लग जाए, तो यहां पर भी कोरल्स की डेथ हो सकती है। तो अभी रिसेंट टाइम में लास्ट 7 सालों में ऐसे ही नुकसान यानी कोरल ब्लीचिंग हमें देखने को मिली है ग्रेट बैरियर रीफ में 4 बार। अब साइंटिस्ट अक्रॉस द ग्लोब ये सोच रहे थे कि कैसे इसे प्रिजर्व करें, और इसी में एक रिसेंटली ट्रायल किया गया, और इसमें फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग कोरल लावा के ऊपर हमने फोकस किया, जहां से हम वापस से इसे री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू द वाइल्ड, एंड इससे क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान को जो इन कोरल्स के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, उसे हम कम कर सकते हैं। बट कोरल्स को बचाने के पीछे कारण क्या है? देखिए, आप सभी को पता होगा कि एक स्टेटमेंट के बारे में यूपीएससी ने 2018-19 के एग्जाम में भी पूछा था, और ये स्टेटमेंट थी कि क्या कोरल्स को हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं ओशंस का? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ओशंस के अंदर यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ की हम बात करते हैं, उसकी बायोडाइवर्सिटी को अगर आपने कंजर्व करना है, तो उसके लिए आपको कोरल्स के ऊपर बहुत सा फोकस करना होगा। तो दैट्स व्हाई कोरल को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी में हमने एक मैश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है और कैसे इसे यूज करते हैं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें आप यूज करते हैं क्रायो मैश। अब ये क्रायो मैश क्या है? देखिए, ये इसमें हम लावा को फ्रीज करते हैं बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि -190 के जो टेम्परेचर होता है ना, हम वहां तक इसे ले जाएंगे, क्रायोजेनिक स्टेट में ले जाएंगे। अब क्रायोजेनिकली जब हम इसे स्टोर करते हैं, तो यहां पर हम इसे जब चाहे इस लावा को वापस री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पानी के अंदर। बट यहां पर प्रॉब्लम एक आती है कि इसके लिए आपको कुछ चुनिंदा उपकरणों की जरूरत होती है, जैसे लेजर की, और इसके अलावा यहां पर
इस तरह के टेम्परेचर पे इसे स्टोर करने की कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है। अब क्रायोमैश का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ से जो भी हम लावा को निकालेंगे उसको हम स्टोर करेंगे ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस में। और ये जो क्रायोमैश जो हम अभी ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, और ये जो क्रायोमैश का जो ट्रायल है जो अभी हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये पार्ट है रीफ रिस्टोरेशन एंड अडेप्टेशन प्रोग्राम का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास चल रहा है ग्रेट बैरियर रीफ को कंजर्व करने के लिए। अब इस मेथड के कुछ बेनिफिट भी हैं। ये हमें इनेबल करता है कि हम लार्ज स्केल पे इस लावा को कंजर्व कर सके, जिससे वापस से हम कोरल्स को रिवाइव कर सकते हैं। इससे एक्वाकल्चर और उसके रिस्टोरेशन में हमें काफी मदद मिल सकती है। और इस मेश टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम क्रायोजेनिक स्टेट यानी कि 190 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस कोरल को स्टोर कर पाते हैं। तो ये दो बेनिफिट हैं जिसकी वजह से मेश टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेश टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू किससे, आप कैसे लावा को स्टोर करते हैं कोरल्स के अंडर क्रायोजेनिक सिचुएशन, उसके अंदर इसे यूज किया जा रहा है। तो हो सकता है यूपीएससी इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछ ले या कोरल्स के बारे में। आई होप आपके काफी फंडाज यहां पर क्लियर हुए हों। अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की, दैट इज रिलेटेड टू दी फॉरेस्ट राइट एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। अब देखिए यहां पर इस आर्टिकल में आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, जिससे यूनेस्को है वो जब भी अगर किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में लाता है ना, तो उससे पहले पब्लिक ओपिनियन के लिए जाता है। मतलब जो वहां पर आपके आसपास की जनता है उनसे बातचीत करता है और तब एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में डालता है। अब ऐसी 39 साइट्स को हमने डिक्लेयर किया है 2012 के आसपास से, और इसमें से 10 ऐसी साइट्स आपको कर्नाटका में देखने को मिलती है। मतलब ये 39 ऐसी साइट्स हैं जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है, और इनको प्रिजर्व करना मतलब बहुत सी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। आप सभी को पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी आपको बताया था, बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए हम देखते हैं रिचनेस और इवननेस। रिचनेस का मतलब क्या होता है कि कितनी वैरायटी हमें देखने को मिल रही है स्पीशीज की, हम उसे काउंट करते हैं। एंड इवननेस का मतलब है कि वो स्पीशीज कितने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एरिया में, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब ये मान लीजिए अगर कोई एरिया प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर होता है, जैसे आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, या मैप प्रोग्राम के अंडर बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं, या नेशनल पार्क कोई एरिया डिक्लेयर होता है, तो इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कम्युनिटी पे जो वहां पर रह रही है, हम इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जो इस फॉरेस्ट एरिया में रहता है। अब गवर्नमेंट का इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर ये कहना है कि भैया आप हमें, जब से ये एक्ट लागू हुआ है उससे 75 साल पहले का रिकॉर्ड लाके दीजिए, जहां पर आप हमें यह साबित करें कि आप फॉरेस्ट में पहले से रह रहे थे, और आपको तब ये अधिकार देंगे। देखिए जो ये ट्राइबल पॉपुलेशन है इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, या जो एसटी कम्युनिटीज के लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं, वो कभी भी ऐसे एविडेंस को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से उनके लैंड के क्लेम कम हो जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया था कि भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट में कि हम 4 एकड़ जगह देंगे एक पर्सन को, एक फैमिली को, अगर वो फॉरेस्ट में रहती है और कल्टीवेशन कर रही है तो। अब यहां पर 4 एकड़ छोड़िए, इन लोगों को 1 एकड़ जमीन ही मिल रही है, मोर और लेस। ज्यादातर लोगों के पास 1 एकड़ ही जमीन है, बिकॉज वो अपने जो डाटा है उसको ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब ये लिखा पढ़ी इनके बस की बात नहीं है। बट इसके अलावा और भी परेशानियां हमें आती हैं। जैसे अगर हम बात करें, इनको बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल पाती हैं। अब देखिए मान लीजिए ये एक पूरा आपका स्टेट है, और इसके इस एरिया में पूरे में जंगल है। चलो स्टेट भी नहीं, मैं एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं। यहां पर रेजिडेंशियल एरिया है, यहां पर लाइट पानी वगैरह सब कुछ मिल रहा है इस रेड कॉर्नर में। इसके अलावा ये जो आपको ये स्पेस दिखने को मिल रही है, इस स्पेस में आपको ना तो बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना स्कूल मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं है। बिकॉज ये जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, जहां पर हार्डली 5-10 फैमिली रह रही है। तो गवर्नमेंट कई बार इनके पास बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं पहुंचा पाती है। पीने का पानी, बिजली, लाइक आटा दाल, ऐसी चीजें भी नहीं मुहैया करा पाती है, और इस वजह से भी कई बार इनका शोषण होता है। इसके साथ साथ अगर यहां पर खेती बाड़ी की बात करें, तो इस एरिया में जो खेती बाड़ी लोग करते हैं उनको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर परफॉर्म करना पड़ता है।
अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज दे कैन नॉट यूज फर्टिलाइजर, क्योंकि ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया में ये चीजें बैन होती हैं। इनसे बाकी स्पीशीज के ऊपर नुकसान पहुंच सकता है। तो फार्मिंग के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, जहां पर वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करने के लिए मजबूर है, और वो भी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब आप सोच रहे होंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है? मान लीजिए एक पर्सन है राम। राम एक किसान है। राम अपने ही परिवार के पालन पोषण के लिए, यानी अपनी ही फैमिली के पेट भरने के लिए अगर किसी भी अनाज को उगा रहा है, तो इसे कहते हैं हम क्या? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब प्रिमिटिव क्या होता है? अगर मान लीजिए ये पुराने उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है इस तरह की लाइक एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस के लिए, तो इसे कह देते हैं हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इस वजह से आप देखेंगे कि इन खेतों की पैदावार क्या होगी? कम होगी। अब अगर प्रोडक्शन लेवल कम होगा, तो इससे क्या होगा? इनकम कम होगी। अगर इनकम कम होगी, तो ये फैमिलीज पॉवर्टी में ज्यादा होंगी। तो इस वजह से भी कई बार इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये जंगल के एरिया में रह रहे हैं, अब जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको एक गांव देखने को मिल रहा है, तो कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि इन एरिया में आपको क्रॉप डैमेजेस ज्यादा देखने को मिलते हैं एनिमल इंसर्जेंसी के कारण। अब देखिए, जंगली सुअर अगर ज्यादा हो गए हैं किसी एरिया में, वो खेतों में जाएंगे। अब खेतों में जाएंगे तो खेतों के नुकसान पहुंचाएंगे वो। अब अगर वो खेतों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो सरकार इन्हें कोई मुआवजा नहीं देता, मतलब कोई कंपनसेशन नहीं देता। अब कंपनसेशन ना मिलने के कारण कई बार इन्हें बहुत सा नुकसान का सामना करना पड़ता है, और कई बार ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के कारण इनकी जान पे भी बनाती है। अब कई बार प्रॉब्लम ये भी आती है कि ये लोग इलीगल ट्रेड्स में पड़ जाते हैं, जैसे पोचिंग में। या आपने पुष्पराज देखा था ना, वो भाऊ जो सामान बेच के आ रहा है लाल चंदन, वो अपने घर से नहीं ला रहा है, वो जंगल से काट के लेके आ रहा है, और वो लाल चंदन काफी प्रीशियस है। तो इस वजह से यहां पर कई बार ये कानून के साथ भी टसल में आ जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों के ऊपर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशन लग जाते हैं। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लीजिए ये एक फॉरेस्ट एरिया है। इस फॉरेस्ट एरिया के किनारे ही कोई फैमिली अगर यहां पर रह रही है, तो इनको फॉरेस्ट में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सी चेकिंग से होके जाना पड़ता है, एंड जिसकी वजह से इन्हें काफी नुकसान होता है। बिकॉज पहले इनके पास अधिकार था कि ये जंगलों में जाकर अपने मवेशी यानी जानवरों को चरा सकते थे, बट अब वो चीजें इन्हें मुहैया नहीं हो पाती है, बिकॉज लॉ अब पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब इसके अलावा इन्हें कई बार बहुत सी प्रॉब्लम और भी सहनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइव स्टॉक ज्यादा नहीं रख सकते हैं। क्यों? एक तो खाने को फूड नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, और दूसरी चीज यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जानवर ज्यादा अटैक करेंगे इनके लाइव स्टॉक के ऊपर, जिससे इन्हें नुकसान भी हो सकता है। कई बार कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट होता है, तो इसके कारण भी इन्हें काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है, जहां पर इन्हें रीसेटल किया जाता है। कई बार कुछ लोग तो इन रीसेटलमेंट पैकेजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट बाकी जो वहां पर रह जाते हैं उनके लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण ये है कि मान लीजिए पहले 100 लोग किसी एरिया में रहते थे, तो फिर भी वो एक दूसरे के साथ सिक्योर फील करते थे। बट अब मान लीजिए वहां पर मात्र 10 लोग रह गए हैं, तो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बाकी आप ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंटल प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें हम कर सकते हैं, हम लॉ के अंदर और अच्छे से क्लैरिटी लाएं, ताकि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड कर सके गवर्नमेंट, फॉरेस्ट डिवेलर और कंजर्वेशन अथॉरिटीज के बीच में। क्योंकि देखिए, हम प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं बहुत सी एरिया को, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें इन फॉरेस्ट डिवेलर्स के राइट्स को भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है इसके अंदर, और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी इंक्लूड करना है। तो जब भी हम अगर कोई प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमें कंसल्ट करना चाहिए लोकल पॉपुलेशन के साथ, जो कि मैप प्रोग्राम में भी होता है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टाइम पे भी होता है, और बाकी भी यूनेस्को के प्रोजेक्ट्स के टाइम पे होता है। तो इससे काफी बेनिफिट मिल सकता है, और कई बार जो प्रोजेक्ट हमारे रुक जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, ऐसी परेशानियों को हम कम कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। ये काफी छोटा सा आर्टिकल है फिशर कम्युनिटी के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, जहां पर काफी स्टेट्स ने बैन लगा दिया है एक फिशिंग मेथड के ऊपर, परसुएसिन फिशिंग।
अब ये होती कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए एक जहाज है, यहाँ पर एक जाल फेंका जाता है, ठीक है जी? और जाल के अंदर हम क्या करते हैं कि जितनी भी ये फिश वगैरह होती है वो इसमें समा जाए, हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब धीरे-धीरे हम क्या करते हैं कि इस बोट को किनारे की तरफ लेके जाएँगे और इस रस्सी को टाइट करते जाएँगे। अब इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ तक इस जाल का फैलाव है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी स्पीशीज़ मिल रही होगी, चाहे हमें उस फिश की स्पीशीज़ की ज़रूरत है या नहीं, या बाकी जो आपकी स्पीशीज़ देखने को मिल रही हैं, उसकी हमें ज़रूरत हो या ना हो, वो इस जाल में फँस जाएँगी। क्योंकि ये जाल काफ़ी बड़े-बड़े एरिया में फैलाया जाता है और बोट पे इंतज़ार किया जाता है घंटों तक, और फिर इन बोट्स को धीरे-धीरे किनारों तक लाके इन जाल को कस दिया जाता है। अब इससे बहुत सी आपकी फिशेस पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और इसी वजह से काफ़ी स्टेट्स ने इसको बैन कर दिया है। यहाँ पर इस फिशिंग टेक्नीक के कारण काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी जो आपकी पेलोजिक शैलोइंग फिशेस हैं, जैसे सर्डिन, मैकेरल, एंकोवीज, ट्रैवल, इन सभी फिशेस की पॉपुलेशन वेस्ट कोस्ट पे डिक्लाइन होती जा रही है। अब अगर ऐसा होगा तो इस एरिया में बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट इस एरिया में पड़ता है तो ओवरऑल, जैसे अगर हम देखें इंडिया का जो कोस्टलाइन है ये 7515 या 16 किलोमीटर का लगभग है। अब इसमें से मेजॉरिटी पार्ट आपका किस साइड पड़ जाता है? इस साइड पड़ जाता है, मतलब 50-50 भी कह लो। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा अगर ये फिशेस की प्रजाति विलुप्त हो जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब भी हम फिशिंग को परफॉर्म करें वो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल वे में हो, ऐसा हो जिससे हम जो नुकसान है एनवायरनमेंट को उसको कम कर सके और हम अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर सकें। अब जैसा कि गांधी जी ने कहा है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट ग्रीड। तो हमें यहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से इस तरह के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अ प्लैनेट इन क्राइसिस। यहां पर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की गई है। लास्ट वीडियो आप जरूर से देखना, वहां पर मैंने आपको यूएनसीबीडी के बारे में बहुत डिटेल में बताया। अब ये जो आपका जो यूएनसीबीडी है और यूएनएफसीसीसी है, ये दोनों ही रियो अर्थ समिट से निकल के आए हैं जो 1992 में हुई थी। लेकिन अगर आज की डेट की बात करते हैं तो मीडिया अटेंशन सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट समिट को मिलता है, इस सीबीडी को नहीं। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, हो सकता है यूपीएससी आपको मेंस में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। क्यों सीबीडी के ऊपर लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं? पहली चीज, यहां पर जो लॉसेस है वो इनविजिबल है। जैसे आप क्लाइमेट चेंज को देखते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है कि बहुत से डिजास्टर आते हैं। आप देखते हैं कि फ्रिक्वेंटली कुछ एरिया में फ्लडिंग हो रही है, कुछ एरिया में ड्रॉट पड़ रहे हैं, तो इसके जो इम्पैक्ट है वो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं, और जो चीज हमें सामने दिखती है ना, हम उसे नुकसान मान के चलते हैं। बट जो हमें इनडायरेक्टली दिख रही होती है ना, मतलब जो हमारे सामने प्रत्यक्ष में नहीं है, हम उसे मानने से कतराते हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस की अगर हम बात करें तो दैट इज गोइंग एट अ वेरी हाई पेस। जैसे उदाहरण के तौर पे जो आपको प्रेजेंट डे में अर्थ देखने को मिल रही है वो अपनी प्रीवियस अर्थ, जो स्टार्टिंग में अर्थ बनी थी उसकी फॉर्मेशन के टाइम से बिल्कुल अलग है। क्योंकि ऑलमोस्ट 45% जो ओरिजिनल फॉरेस्ट थे अर्थ के ऊपर वो तो आज तक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और ये सब कहां देखने को मिल रहा है? आपको लास्ट 100 सालों में देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 30% जो आपके फार्म की एनिमल स्पीशीज है वो वनरेबल है, वो कभी भी खत्म हो सकती है प्रजातियां। तो ऑलमोस्ट 30% ब्रीड आपकी खतरे में है, और 5000 एनिमल, 30,000 प्लांट स्पीशीज आपके ऑलरेडी एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं अगर हमने टाइमली इन्हें सेव नहीं किया। बट ये डाटा आपको डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता है, और इसी वजह से आप क्या देखते हैं कि लोगों का इतना फोकस है भी नहीं यहाँ पे। अब दूसरी चीज आती है, आप देखेंगे कि क्लाइमेट समिट में ना बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट आ जाएंगे, ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंच जाएंगे यहाँ पे, और बाकी और वर्ल्ड लीडर्स जैसे रशिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पुतिन वहां पर पहुंच जाएंगे, चाइना के शी जिनपिंग पहुंच जाएंगे, और बाकी भी देशों के आपको लीडर्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे। बट एक्चुअल में जब सीबीडी की मीटिंग होती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता।
ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वहां पर एब्सेंट है, वहां पर उनकी प्रेजेंस ही नहीं देखने को मिलती। और मीडिया का तो आपको पता है ना भैया, जहां पर ज्यादा टीआरपी मिलती है वो उसी साइड जाते हैं। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम रहती है। अब तीसरी चीज, आप देखिए आईपीसीसी टाइमली आपको रिपोर्ट देती रहती है कि भैया क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अब ऐसी ही रिपोर्ट हमें यूएनसीबीडी के अब ऐसी ही रिपोर्ट हमें यूएनसीबीडी के केस में नहीं देखने को मिलती। और यही कारण बनता है जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि लोगों को इतना पता ही नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर होने वाला है और बाकी दुनिया के ऊपर होने वाला है। तो ये एक मेजर कारण है जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि यूएनसीबीडी इतना फेमस नहीं हो पाया जितना यूएनएफ ट्रिपल सी। एक होता है ना कि एक टाइम पे एक ही टीम में काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, तो कई प्लेयर आपके इतने ज्यादा हाईलाइट हो ही नहीं पाते हैं। अब जैसे द्रविड के बारे में वैसे तो आप सभी जानते हैं, बट उन्हें उतना फेम नहीं मिल पाया जितना सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, उतना फेम नहीं मिल पाया बिकॉज वो कहीं ना कहीं इन दोनों के कारण ओवरशैडो हो गए। मतलब जो राहुल द्रविड़ है, इन्होंने भी वनडे में बहुत बढ़िया बढ़िया पारी खेली है, बट बिकॉज सचिन और गांगुली की जोड़ी इतनी फेमस थी कि लोगों का बाकी चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं गया। अब यहां पर इंडिया के स्टांस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया कहता है कि भैया आपने अभी जो डिक्लेरेशन के बारे में, आपने अभी जो रिसेंट टाइम में मेरी लास्ट वीडियो में डिक्लेरेशन के बारे में सुना होगा, कुनमिंग डिक्लेरेशन, कुनमिंग मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन भी कहा जाता है उसे। इसमें कहा गया कि पेस्टिसाइड के यूज को आप कम कीजिए। तो इंडिया कहता है कि भैया हमारा काम तो पेस्टिसाइड से ही चल रहा है और पेस्टिसाइड से ही हमारी जो पैदावार है फूड की वो इंक्रीज होती है, तो हम इसे तो कम नहीं कर सकते हैं। मतलब कोशिश करेंगे कि कुछ केमिकल्स को कम कर सके, बट हर केमिकल को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इंडिया कहता है कि भैया इस तरह के हार्ड स्टांसेस ना लीजिए। अब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, हम दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री होने वाले हैं, चाइना को हम इस चीज में पछाड़ देंगे, तो उस केस में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेंटेन 30% कंजर्व्ड एरिया। मतलब हम ये भी नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया ने कहा है कि ऐसे हमें टारगेट्स नहीं लेने की जरूरत है। अब यहां पर अलग अलग नेशंस की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग परेशानियां हैं, तो हमें उन सबको ध्यान में रखते हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करना चाहिए और उनकी बायोडाइवर्सिटी की जो एफर्ट्स है अकॉर्डिंग टू देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल नीड्स के अकॉर्डिंग उसे डिजाइन करना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑल्दो डेवलप्ड नेशंस ने कहा है कि हम $30 बिलियन हर साल देंगे 2030 से, बट ये चीजें तो क्लाइमेट चेंज में भी कही गई थी। इनमें फर्क कितना है? अभी 2024 में हम एक कंक्रीट रोड मैप बनाने की कोशिश करेंगे जिसके बाद से ये फंड अवेलेबल हो सके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? अभी हाल फिलहाल में ऐसा दिखता मुश्किल है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज में भी ऐसे ही कुछ फंड्स के बारे में जिक्र किया था और आज तक भी वो फंड जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी एक महज जुमला बन के रह जाए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। वैसे मैंने आप सभी के 2-3 बच्चे ही थे जिन्होंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, तो दैट्स वाई मैंने मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज मैं उन चीज़ों को ही इंक्लूड करूंगा जिसमें आपका रिस्पॉन्स मुझे आता हुआ दिखेगा। इट्स ऑल अप टू यू। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।